जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे GAD भी कहते हैं। इसमें एंटीसिपेशन होती है, यानी पेशबीनी होती है। पेशेंट जो है वो पेशबीनी करता है, अपने ख़दशात का इजहार करता है, वो परेशान होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। 4 चीज़ों के बारे में बड़ा परेशान होता है। पहली है हेल्थ, दूसरे उसकी प्रॉपर्टी वेल्थ, तीसरी फैमिली, और नंबर 4 है उसकी जॉब या उसका कारोबार। वो अपनी हेल्थ के बारे में परेशान रहता है, चाहे वो सेहतमंद भी हो, उसे खदशात लाहक रहते हैं कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, उसे कोई जानलेवा बीमारी ना आ जाए। वो अपनी वेल्थ के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में परेशान रहता है, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, मुझसे मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी छीन ना जाए, नुकसान ना हो जाए। फैमिली के बारे में परेशान रहता है, अपनी जॉब के बारे में परेशान होता है, अपने कारोबार के बारे में परेशान होता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। ये तो थी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की माइंड सिम्टम्स, जहन की अलामात। जहन की अलामात आती हैं पहले, और फिर उसके बाद फिज़िकल सिम्टम्स भी आती हैं, जिस्मानी अलामात, यानी वो थकावट का शिकार रहता है। पेशेंट जो है उसे सर दर्द होता है, उसके पट्टे मसल्स जो हैं उनमें खिंचाव टेंशन होता है, और उसके पट्टे मसल्स जो हैं उनमें दर्द होता है। उसे निगलने में दिक्कत होती है, निगलना उसके लिए मुश्किल होता है, और गले में उसे लम या गोला सा महसूस होता है। उसे गुस्सा बहुत आता है, पसीना आ सकता है, हॉट फ्लैशेस हो सकते हैं, ट्रेम्बलिंग और ट्विचिंग होती है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना नहीं चाहते, वो तालीम हासिल करना नहीं चाहते, वो स्कूल से डरते हैं और तालीम से भाग जाते हैं। ये तो बच्चे तालीम हासिल करने से इनकारी हो जाते हैं, और जो बड़े हैं वो सोशल सिचुएशंस में नहीं जाते, वो इज्तिमा में, मजलिस में, महफिल में बैठना पसंद नहीं करते, वो अलग थलग बैठते हैं। और फिर इन लोगों को एंटीसिपेशन की वजह से, परेशानियों की वजह से, सोच की वजह से, खदशात की वजह से IBS हो जाता है। IBS क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बार बार वॉशरूम जाता है। कोई इंटरव्यू आ गया, इम्तहान आ गया, कोई लेक्चर देना, तकरीर करनी है, कोई अहम फैसला करना है, कोई परेशानी बन गई है, तो उसे IBS हो जाता है। बार बार उसे इस हाल, लूज मोशन आते हैं, बार बार वॉशरूम जाता है। ये परेशानियां और उसकी फिज़िकल सिम्टम्स, इनकी वजूहात क्या हैं, काज क्या है? ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है सीरोटोनिन, असल में ये न्यूरोट्रांसमीटर है। दिमाग में मैसेजेस जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होते हैं। इस ट्रांसमिशन में ये जो केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन, ये काम आता है, ये हेल्प करता है मैसेज को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी ट्रांसमीटर है, ये हेल्प करता है। दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर इसका लेवल अगर नॉर्मल हो तो फिर इंसान सेटिस्फेक्शन में होता है, उसे इत्मीनान होता है, वो परेशान नहीं होता, वो हैप्पी मूड होता है, उसकी नींद जो है वो पूरी होती है, पुरसकून नींद होती है उसकी। लेकिन अगर ये सीरोटोनिन ट्रांसमीटर जो है, इसकी प्रोडक्शन किसी वजह से कम हो जाए, उसका लेवल कम हो जाए, तो फिर इंसान की सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाती है और इंसान अनसेटिस्फाइड हो जाता है, उसकी हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है और वो सैड हो जाता है। इसी वजह से उसकी स्लीप जो है, नींद जो है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। यह सीरोटोनिन की प्रोडक्शन जो है भी कम क्यों होती है? इसकी कॉज
इसमें पहली काज जेनेटिक्स है। कुछ फैमिलीज़ में ये इसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम आती है, फैमिलीज़ में चलता है ये प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। और फिर दूसरी काज इसकी, कुछ लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं और कुछ मेडिसिन की वजह से सीरोटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। या एक बीमारी है हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ये जो गले में होता है, ग्लैंड है, हार्मोन पैदा करता है, ये हाइपर हो जाता है, इसके हार्मोन बढ़ जाते हैं और दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर जो केमिकल ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है सीरोटोनिन, उसकी मिकदार कम हो जाती है और फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। फैमिली स्ट्रेस की वजह से, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से सीरोटोनिन की मिकदार जब कम हो जाए तो फिर ये GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। या क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म डिजीज़, कोई बीमारी लंबी चलती है, कोई आदमी लंबे अरसे तक बीमार रहता है, उसकी वजह से भी सीरोटोनिन की मिकदार, उसकी प्रोडक्शन कम हो सकती है और फिर बंदा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में जा सकता है। इसकी डायग्नोस कब होती है, कैसे हो सकती है? जब ये प्रॉब्लम, ये वरीज, ये परेशानियां, पेशबीनी, खदशात, ये डिसऑर्डर 6 माह तक चलता रहे, एक्सेसिवली वरी 6 माह तक, एवरीडे प्रॉब्लम जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन इस बीमारी वाला जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट है उसे बड़ी परेशानी होती है डेली लाइफ में, नॉर्मल डेली लाइफ में परेशानी होती है। और ये 6 माह तक अगर चलती रहे तो इसे ये डायग्नोज किया जाता है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं लोग, कभी नशे की गोलियां दे के, कभी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वो उसका असल ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी काज को एड्रेस किया जाए, इसकी काज को ट्रीट किया जाए, काज को ख़त्म किया जाए तो फिर ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट जो आता है वो बहुत सी मेडिसिन यूज़ करके आया होता है, इसलिए उसको एक डोज जो है नक्सवामिका की दी जानी चाहिए। वो छोटे अगर बच्चे हों तो उनको नक्सवामिका 200 में दे दी जाए, और जो बड़े हैं उनको 1 ml में भी दी जा सकती है, सिर्फ शुरू में 1 डोज। उसके बाद 3 दवाएं हैं, 3 मेडिसिन हैं। नंबर 1 जैल्सीमियम 200 पोटेंसी में सुबह के वक्त 1 खुराक रोज़ाना दी जाए। नंबर 2 आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी में दोपहर के वक्त 1 डोज रोज़ाना दी जाए। नंबर 3 कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में 1 डोज शाम के वक्त रोज़ाना दी जाए। ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक दे के ये बीमारी जो है, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, ये ख़त्म की जा सकती है और कामयाबी से इसका इलाज किया जा सकता है। जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, ये कोर्स ज़रा उनको करवा के देखें, वो स्कूल जाने लगेंगे। जिन लोगों को IBS होता है, एंटीसिपेशन होती है, कोई मसला पेश आ जाए तो उस मसले को हल करने से या कोई डिसीजन लेने से पहले उनको IBS हो जाता है, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। ये कोर्स करवा के देखें उनकी, ये IBS ठीक हो जाएगा, ये सारा डिसऑर्डर ठीक हो सकता है।